हेलो गाइस, वेलकम। आज हम देखेंगे कि भाई 2024 का जो है वो जीएसईबी का पेपर रहेगा। ओके, जो कि बायोलॉजी का है, पार्ट ए। ओके, जिसके अंदर 50 एमसीक्यूज रहते हैं और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाउ मेनी इयर्स एगो मॉडर्न मैन होमो सेपियंस अरोज, यानी कि हमें बोला गया है कि कितने साल पहले जो है होमो सेपियंस जो है वो दिखने के स्टार्ट हुए, यानी कि अभी के जो मॉडर्न मैन है वो कैसे दिख रहे थे, पर कितने साल पहले। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हमें मिल रहा है 75,000 टू 10,000 ईयर्स है वो। हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन, क्रिस्टल्स बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया बिकॉज, क्यों नहीं किल करता? क्योंकि जो है टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्या नाम है इधर पे? बेसिलस thuringiensis। क्लियर? तो ये जो बैक्टीरिया है, ओके, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? बीटी। ओके, और बीटी जो है वो बीटी क्या प्रोड्यूस करते हैं? टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, और वो टॉक्सिन जो है वो रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया नहीं होता। ओके, वो टॉक्सिन कैसा होता है? इनएक्टिव होता है, जो कि आगे जाके बोलवर्म के गट में जाके वो एक्टिव होगा। ओके, तो हम यहाँ पे आंसर क्या सिलेक्ट करेंगे? आंसर बी। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following layer of microsporangium provides nutrition to developing pollen grains? तो यहाँ पे न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, कौन सा लेयर? तो नीचे दिए गए है उसमें से टेपेटम लेयर जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। बाकी के तीन जो है वो क्या करेंगे? वो जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, और जब डेहिसंस होगा, ओके, उस टाइम पे पोलन जो है वो रिलीज होते हैं। ओके, और वो पोलन रिलीज के टाइम पे आपको हेल्प करेंगे। तो टेबेटम लेयर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड इन हाई अमाउंट? यहाँ पे हाई अमाउंट बोला गया है, कोजिंग द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को कौन कोज करता है? सिंपल आंसर है एल एच, लुटिनाइजिंग हार्मोन। जिसका फंक्शन क्या क्या है कि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन के जस्ट प्रायर जो है वो एल एच सर्ज होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल है, वो जो है ग्राफियन फॉलिकल, उसमें से ओवम जो है वो रिलीज होगा। ओके, ओवम क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होगा। ओके, तो लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो आंसर रहेगा। ओके, वो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टेट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर विच टेस्ट? एमनियोसेंटेसिस क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है। ये जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसके अंदर से वो कलेक्ट करते हैं। ओके, और उसके अंदर से हम पता लगाते हैं कि भाई कोई डिजीज तो नहीं है। किसके अंदर? फिटस के अंदर। ओके, जो डेवलपिंग फिटस है, ओके, उसके अंदर कोई डिजीज तो नहीं है, तो जिसकी वजह से अगर डिजीज है तो उसको हम क्योर कर सके। अगर इनक्योरेबल हो तो फिर उसका आगे हम एमटीपी कर सके। ओके, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? फिटस के अंदर क्या चेक करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने? सेक्स डिटरमिनेशन कर दिया। ओके, तो जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है उसके अंदर अगर बॉय आया या फिर गर्ल आई, तो उसके अकॉर्डिंग अगर पता लग गया कि गर्ल है तो वो क्या करेंगे? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देंगे, जिसकी वजह से जो है वो गर्ल्स का एमटीपी ज्यादा होने लगा, और जिसकी वजह से गर्ल्स एंड बॉयज रेशियो जो है वो बर्थ रेशियो कम हो गया। ओके, ओके, और इसकी वजह से जो है वो एमनियोसेंटेसिस जो कि सही तरीके से यूज होना चाहिए उसकी जगह पे गलत तरीके से यूज हो रहा था, तो इसलिए हमने उसको बैन कर दिया गया है हमारे देश में। ठीक है, तो सेक्स डिटरमिनेशन इज द करेक्ट आंसर।
ओके, किसके लिए बैन हुआ है? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन हुआ है। सिक्स क्वेश्चन, इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब यहाँ पे आपको बोला गया है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसका मतलब है ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर? तो ट्राइसोमी सेक्स क्रोमोसोम की होती है, जिसके अंदर एक्स जो है वो एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है। ओके, तो जनरली जो है मेल कैसा होगा? फेमिनाइन कैरेक्टर वाला होगा। ओके, और दूसरा जो है उसके अंदर हम यहाँ पे आंसर देखें तो ट्राइसोमी ऑफ 23rd पेयर एंड 21st पेयर। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होना है, क्योंकि हमारे पास 22 पेयर क्या होते हैं? ऑटोजोम होते हैं। ओके, और 1 पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ओके, तो जो है 1 पेयर जो लास्ट बचा वो हमारी कौन सी पेयर हो गई? 23rd पेयर। ओके, तो सेक्स क्रोमोसोम की पेयर को हम 23rd पेयर मानेंगे, और उसकी क्या होती है इधर? ट्राइसोमी। तो आंसर आपका रहेगा बी, ट्राइसोमी ऑफ 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 35% ग्वानिन। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई 35% क्या है? ग्वानिन है। ओके, तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ थाइमिन। ओके, यहाँ पे आपको बोल दिया है डायरेक्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और यहाँ पे थाइमिन आपको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई अगर ग्वानिन जो है वो जितना है उतना ही क्या होगा? साइटोसिन। तो ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। ग्वानिन कितना है? 35%। ओके, और साइटोसिन जो है वो भी कितना है? 35% होना है। तो जी प्लस सी इधर अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा। ओके, अब हमें पता है कि जी प्लस सी के अलावा कौन होता है? ए प्लस टी भी होता है। वो 70% है, तो टोटल अगर 100% बेसिस प्रेजेंट है तो उसमें से 70 में से हम माइनस कर सकते हैं। सॉरी, 100 में से 70 जो है वो हम माइनस कर सकते हैं। ओके, तो ए एन टी का रेशियो क्या आएगा? 30%। ओके, अब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई टोटल ए प्लस टी मिला के 30% है, लेकिन हमें पता है कि ए और टी दोनों सेम अमाउंट में होंगे, तो 30% का हाफ रहेगा। ओके, तो 30% का हाफ कितना रहता है? 50%। तो ए कितना हो गया? 15, और टी कितना हो गया? वो भी 15। तो यहाँ पे थाइमिन जो है वो भी हमें मिलेगा 15%। तो आंसर आपका रहेगा 15%। एक बार देख लेते हैं, ये भी 35%, टी जो है वो भी 15%, और ए जो है वो 15%। सबका मिला के 100% हो रहा है। ये दोनों का मिला के 30, और ये दोनों का मिला के 70। ओके, तो टोटल हो गया 100%। तो ये जो है वो आंसर करेक्ट है, 15%। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आपको बोला गया है, तो उसके अंदर आपको देखना है होमोलोगस ऑर्गन्स। क्लियर? जो कैसे होते हैं? स्ट्रक्चरली कैसे हो गए? स्ट्रक्चरली जो है वो सेम रहेंगे, लेकिन उनका फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा। ओके, जैसे कि कोई जो है स्ट्रक्चर जो है उसका सेम जगह से, यानी कि कॉमन जो है वो डेवलप होता है, और फंक्शन जो है वो दोनों के डिफरेंट रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए उसमें से देखे अगर, तो यहाँ पे देखे थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिता। तो डायरेक्ट आपको आंसर पहले ही मिल गया। ओके, बाकी में कुछ देखने लायक है नहीं। ओके, तो ये जो है आंसर इज करेक्ट, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिता आंसर आएगा आपका। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि भाई स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेंगे, और उसके फंक्शन जो है वो डिफरेंट फॉर्म में होंगे। ओके, आगे चलते हैं। सिक्रीशन ऑफ इंटरफेरॉन इज विच टाइप ऑफ बैरियर्स? यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? इम्यून सिस्टम के बैरियर्स दिए गए हैं। ओके,
तो उसके अंदर आपको फिजिकल बैरियर दिया है, साइटोकाइन बैरियर, सेलुलर बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई फिजिकल बैरियर क्या होता है, तो कि स्किन हो गया, फिर आपका हो गया म्यूकस हो गया। ओके, वो सब क्या है, फिजिकल बैरियर्स, जो कि डायरेक्टली एंटर होने नहीं देंगे पैथोजन को। ओके, फिर आता है ये हमारा सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर में आता है डब्ल्यूबीसीस। ओके, फिर आते हैं ल्यूकोसाइट्स। ओके, मास्ट सेल्स। फिर आते हैं लिम्फोसाइट्स। ओके, तो ये सब हो गए हमारे जो है सेल्यूलर बैरियर। ओके, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, जनरली जो हम खाना खाते हैं और जो खाना है वो हमारे स्टमक में जाता है, वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, एसिड होता है प्रोड्यूस। ओके, यानी कि पीएच के अकॉर्डिंग काम करेगा, फिजियोलॉजिकल जो बैरियर हो गया है वो। ओके, दूसरा आ जाता है सलाइवा। ओके, जिसके अंदर से एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो ये चीज हो गई। फिर आता है टीयर्स। ओके, जब हम रोते हैं तो वो सब चीजें होती है। तो वो सब चीजें जो है वो क्या आएगी फिजियोलॉजिकल बैरियर में, जो कि कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में। ओके, और ये जो है इंटरफेरोन, वो जो है वो साइटोकाइन बैरियर के अंदर पड़ता है। ओके, तो इंटरफेरोन जब सीक्रेट होगा तो उसको हम बोलेंगे साइटोकाइन बैरियर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कॉलम 1 एंड 2। तो यहाँ पे आपको दो कॉलम दी गई है, एक के अंदर आपको माइक्रोब्स दिए हैं और दूसरे के अंदर प्रोडक्ट्स दी गई है। अब आपको ये वाला सिंपल सा लगेगा कि एकदम इजीएस्ट है। सबसे इजी है लैक्टोबैसिलस, क्या काम में आते हैं, लैक्टिक एसिड के काम में। तो S4 जहाँ पे है वो देखो ये दो में है। ओके, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, आपको पता है ब्यूटाइलिकम आए तो ब्यूटेरिक एसिड। ओके, तो R जो है वो 2 पड़ेगा, तो यहाँ पे R2 दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एजेटोबैक्टर एसिटी, एसिटी आया तो यानी एसिटिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे 1 Q के साथ आएगा 1, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। ओके, और एस्परजिलस नाइजर में से हमें क्या मिलेगा, सिट्रिक एसिड। ओके, तो ये जो है तो इजी रहेगा, सबसे इजीएस्ट वे है, इसके नाम से ही याद रखा करो कि एसेटोबैक्टर एसिटी यानी कि एसिटिक एसिड आएगा। ओके, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम यानी कि ब्यूटी ब्यूटी। ओके, तो ब्यूटारिक एसिड। ओके, लैक्टोबैसिलस यानी कि लैक्टो याद रखो तो लैक्टिक एसिड। ओके, तो ये इजीएस्ट वे में आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इको R1 कट the DNA between only when the sequence is G AA T T C is present in the DNA। ओके, तो जो है इसके अंदर आपको बोला गया है कि भाई सीक्वेंस दी गई है आपको इको R1 की। ओके, रिस्ट्रिक्शन साइट है ये, और उसके अंदर आपको बोला गया है कि कहाँ से कट करेंगे। ओके, कि भाई यहाँ से करेंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहाँ से करेंगे। तो पहले हम इसको ठीक से लिख लेते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के फॉर्म में। ओके, और अब इसको देखेंगे कि कहाँ से कट होगा। ओके, तो जस्ट बिफोर द सेंटर। ओके, तो जस्ट बिफोर द सेंटर जो पार्ट है वो यहाँ से कट करेंगे। ओके, जो हमारा G एंड A है उसके बीच में से कट करेंगे। ओके, तो हमें जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो ऐसा रहेगा। ये 3 G जो है वो अलग हो गया है, और यहाँ पे खाली जगह बची है AATTC, और यहाँ पे 5 यहाँ पे भी 3 G जो है वो अलग हो गया है। ओके, और जो खाली जगह बची है उसके बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, AATTC। ओके, तो ऐसी चीजें हो रही है। ओके, तो ये चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे G और A के बीच में से। तो यहाँ पे G और A दिया गया है आंसर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। गोल्डन राइस इज एनरिच विथ विच विटामिन। तो विटामिन रिच्ड राइस जो है वो फूड मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग करे गए हैं। ओके, और जो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम उसको करते हैं, तो उसके अंदर विटामिन कौन सा रहेगा, विटामिन ए। ओके, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है उसका। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कॉलम वाला है, तो उसमें मैच द कॉलम करने हैं। तो देखते हैं कि इसमें एक तरफ आपको दिए गए हैं ऑर्गेनिजम्स, सॉरी इधर आपको ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं और इस तरफ आपको दिया गया है उसका जो है वो
इंटरेक्शंस। क्लियर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई लाइकेन जो है, लाइकेन के साथ मतलब लाइकेन होता क्या है। ओके, तो वो जो है वो फंगस एंड अलगी होता है, वो दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो वो क्या हो गया, म्यूचुअलिज्म। ओके, तो पी के साथ कहाँ आएगा, 4 नंबर। तो पी के साथ 4 नंबर इस दोनों में दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, एबिंगडन टोटोइज एंड गोट। तो हमने पता है कि भाई जहाँ पे डार्विन भाई गए थे, वो वो जो आइलैंड था उसके ऊपर टोटोइज प्रेजेंट थे। ओके, गलापागोस आइलैंड के ऊपर। और वहां पे जो ये टोटोइज है वो गोट के आने से उसका नंबर कम हो गया। क्यों? क्योंकि गोट का जो है ग्रेजिंग पावर ज्यादा था, और जिसकी वजह से जो यहाँ पे एबिंगडन टोटोइज घूम रहे हैं उनका खाने का पावर जो है वो ग्रेजिंग पावर कैसा था, लो था। तो थोड़ा ही टाइम में गोट्स ने वो पूरा आइलैंड के ऊपर से ग्रास हटा दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, कंपटीशन ज्यादा बढ़ी और एबिंगडन टोटोइज जो है वो एक्सटिंक्शन से जूझ रहे थे। ओके, तो हम यहाँ पे आंसर क्या देख सकते हैं, कंपटीशन क्यू के साथ 3 आएगा। तो यहाँ पे क्यू के साथ 3 दिया है। यहाँ पे आपको आंसर दिया है सी एनेमोन एंड क्लोन फिश। ओके, तो वो मिल रहे हैं कमेंसलिज्म के साथ। ओके, कि भाई सी एनेमोन जो है उसको कोई फायदा नहीं है, लेकिन क्लोन फिश को क्या मिल रहा है उधर पे, प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो एक का फायदा, एक का कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा हो रहा है, कंपटीशन में जो है हम बोल सकते हैं कि एक का फायदा होगा और एक का नुकसान होगा, लेकिन लास्ट में तो दोनों का ही नुकसान है। ओके, तो ये वाला पार्ट हम अभी नहीं देखेंगे। ओके, कमेंसलिज्म में एक का फायदा, एक का ना फायदा ना नुकसान। पैरासाइटिज्म जो है, ओके, उसमें भी एक का फायदा एक का नुकसान होता है, लेकिन ये जो है लॉन्ग टर्म के बाद वो चला जाता है। तो जो पे सॉरी, जो होस्ट होता है उसका नुकसान रहता है। ओके, तो यहाँ पे होस्ट कौन है, ह्यूमन, एंड उसके अंदर लीवर में क्या रहता है, लीवर फ्लूक। ओके, तो वो जो क्या है, एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिज्म। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे एक रह गया है। ठीक, तो मोस्ट करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, डी। ओके, जिसके अंदर ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। ओके, तो आंसर डी इज करेक्ट। यस। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, जिसके अंदर बोला गया है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो ऑलवेज अपराइट होता है। ओके, इट कैन नॉट बी इन्वर्टेड। तो ये करेक्ट हो गया, यानी कि पहला वाला ट्रू। ओके, सेकंड, पिरामिड ऑफ नंबर इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर बोला गया है और जनरली इन्वर्टेड बोला गया है, जो कि रॉन्ग है। ओके, पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो जनरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो ये नीचे वाला करेक्ट है, तो सेकंड वाला फॉल्स, तीसरा करेक्ट। इन मोस्ट इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ नंबर एंड एनर्जी आर ऑलवेज इन्वर्टेड। अब देखो, नंबर एंड एनर्जी पिरामिड ऑलवेज आर अपराइट होते हैं। ओके, अपराइट होते हैं, ये इन्वर्टेड नहीं होते, और एनर्जी का तो कभी नहीं होता। ओके, तो ये वाला जो है वो रॉन्ग हो गया। तो हमें आंसर क्या आना है, टी एफ, टी एफ, जो कि यहाँ पे टी आंसर में दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉसेस ऑफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है जनरली एक टाइम पे 14% कवर कर रहा था, जो कि ग्रीन एरिया है। ओके, ग्रीन एरिया का 14% कवर करता है, लेकिन वो धीरे धीरे लॉस होके 6% कवर पे ही आ गया है, यानी कि ये जो है वो वहां पे कुछ लॉस हुआ है। अब क्या लॉस हुआ है, वहां पे रेन फॉरेस्ट जो है वो गायब हो रहे हैं, वो कट हो रहे हैं। ओके, क्यों कट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे सोयाबीन की खेती करनी है उनको, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वो क्या करेंगे, बड़े बड़े ग्रासलैंड बनाना चाहते हैं। किसके लिए, तो कि केटल्स के लिए, जो कि वहां पे ग्रेज करेंगे और उसके बाद उसका जो है वो हम स्लॉटर हाउस में ले जाके बीफ बना के खाएंगे। ओके, तो उसके लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एक कह सकते हैं कि ह्यूमन ग्रीडीनेस कहेंगे। ओके, और उसकी वजह से जो है हम क्या लॉस कर रहे हैं,
अमेजोन के अति कीमती रेन फॉरेस्ट को लॉस कर रहे हैं। ओके, और इसका मेन रीजन क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रहा है कि ये पूरा मान लो जंगल है। ओके, तो उसमें से यहाँ से काटा, फिर यहाँ से काटा, फिर यहाँ से काटा, कोई आया तो बीच में से काटना स्टार्ट करा, यहाँ से काटना स्टार्ट करा। तो हर एक पार्ट में से आप देखोगे तो कुछ ना कुछ पार्ट जा रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ एनिमल्स जो है वो पूरे में घूम रहे थे, वो कहीं कहीं छोटी छोटी जगहों पे सीमित रह गए हैं। क्लियर? तो उनका हैबिटेट भी लॉस हो रहा है और साथ में उनकी जगह भी लॉस हो रही है। ओके, तो आंसर क्या आएगा? ए। आगे चलते हैं। इन अ गिवन फिगर मेगास्पोरोजेनेसिस इज शोन इन एंजियोस्पर्म्स। व्हाट आर प्लॉइडी इन अ गिवन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली? ओके, तो यहाँ पे आपको एक्स दिया है, वो कौन सा है? न्यूसेलस सेल है। ओके, और ये आपका जो है वो मेगा मेगास्पोर है। ओके, और वाई जो आपको दिया है वो क्या है? मेगास्पोर। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है दो सेल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक सेल था उसका यहाँ पे हुआ है मियोसिस। ओके, मियोसिस में क्या होगा? 2n से n में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेगास्पोर जो होगा वो कैसा होगा? 2n, और यहाँ पे मेगास्पोर डायड बनेगा जो कि n प्लस n में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका क्या होगा? n, और इसका भी n। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि न्यूसेलस जो है वो होता है डिप्लॉयड। ओके, और साथ में जो है मियोसिस के बाद वाई जो है हमें वो कैसा मिलेगा? हैप्लॉइड। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2n एंड n, क्योंकि यहाँ पे x एंड y बोला गया है। चलो आगे देखते हैं। Which gland help in the lubrication of the penis during coitus? तो कोइटस के दौरान पेनिस का लुब्रिकेशन कौन सी ग्लैंड प्रोवाइड करती है? तो इसमें सीधा डायरेक्ट आंसर है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, जो कि पैर में होती है। ओके, और वो जो है लुब्रिकेशन के लिए जो है वो जानी जाती है। ओके, बाकी की ग्लैंड यहाँ पे दी गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स। ओके, वो दोनों जो है वो इसके साथ मिलके क्या बनाएंगे? सेमिनल प्लाज्मा, जो कि फ्रुक्टोज रिच होगा। ओके, और साथ में क्या होगा? कैल्शियम आयन भी उसमें प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये जो है वो फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम आयन रिच जो होगा वो सेमिनल प्लाज्मा रहेगा, और किससे बनेगा? ये तीनों के जो सिक्रीशन है वो मिलेंगे, तब जाके मिलेगा। क्लियर? ओके, तो आंसर इसमें आपका रहेगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। आगे बढ़ते हैं। LNG-20। LNG-20 जो है वो क्या है? अब ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है और मोस्ट आईएमपी भी है। ये जो है वो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। यहाँ पे वोल्ट दिया गया है जो कि एक बैरियर का काम करेगा। ओके, कोको रिलीजिंग आईयूडी है जो कि Cu7 एंड Cut, यानी कि कॉपर टी है। ओके, और नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में हम ले सकते हैं लिपस लूप को। ओके, तो आंसर हमारा क्या रहेगा? LNG-20 इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। इसके साथ दूसरी भी एक आईओडी है जिसका नाम है प्रोजेस्टा सर्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 19 क्वेश्चन, जिसके अंदर बोला गया है कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग क्रॉस। तो ये आपको क्रॉस दिया है जिसके अंदर आपको एक हेटेरोजाइगस दिया है और एक होमोजाइगस रिसेसिव दिया है। ओके, अब हमें पता है कि जब भी होमोजाइगस रिसेसिव से किसी का क्रॉस करवाए तो क्या चीज जानने के लिए कि ये अगर हेटेरोजाइगस है कि होमोजाइगस है वो जानने के लिए करते हैं। और जनरली मेंडल जो है उसने क्या करा था? F2 जो है उसके अंदर शायद उसको ये मिला है या फिर ये वाला, क्योंकि दोनों का फिनोटाइप क्या होता है? टोल ही होता है। तो हम आइडेंटिफाई करने के लिए उसको क्रॉस करवाएंगे किसके साथ? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। क्लियर? तो हमें पता लग सकता है कि भाई रिजल्ट जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इसके साथ अगर क्रॉस करवाए तो सब प्लांट कैसे मिलेंगे? ऑल टोल, जिसका फिनोटाइप जो है वो टोल होगा, और इसका जीनोटाइप क्या मिलेगा हमें? ये। ओके, और सेकंड अगर देखें तो उसके अंदर हमें
जो है हाफ जो है वो कैसे मिलेंगे, टॉल, और 50% जो मिलेंगे वो हमें मिलेंगे ड्वार्फ। ओके, जिसका जीनोटाइप क्या रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड इन लोगों का स्मॉल टी। ओके, क्लियर। तो ये जो चीज है वो हम टेस्ट क्रॉस के लिए करते हैं। ओके, तो ये जो आंसर है आपका टेस्ट क्रॉस आएगा। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन ह्यूमन स्पर्म इज अप्रोक्सीमेटली। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई लेंथ पूछी गई है और यहाँ पे बोला गया ह्यूमन स्पर्म। ओके, जो कि गेमेट कहलाता है। ओके, गेमेट कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है। ओके, गेमेट हमेशा हेप्लॉइड होता है। ओके, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो हेप्लॉइड जो है कंटेंट, वो ह्यूमन का हेप्लॉइड कंटेंट कितना है, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर जो है वो हेप्लॉइड कंटेंट इन ह्यूमन। क्लियर। अब हमें सभी को पता है कि भाई दो बेस पेयर के बीच में, यानी कि मान लो कि ये डीएनए है। ओके, तो दो बेस पेयर के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब कि जो स्पेस है वो कितनी है, 0.34 नैनोमीटर। यानी कि बोल सकते हैं 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ओके, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो हमें क्या देखना है कि भाई टोटल जो है हैप्लॉइड कंटेंट ह्यूमन का, उसकी लेंथ हमें देखनी है। तो इसकी लेंथ अगर एक के बीच में जो है, एक बेस पेयर के बीच में हमें मिल रहा है 0.34 इंटू 10⁻⁹ ओके, तो ये हमें यहाँ पे 3.3 इंटू 10⁻⁹ के बीच में कितना होगा। ओके, वन बेस पेयर के बीच में अगर इतना अंतर है तो इतने बेस पेयर के बीच में कितना अंतर रहेगा। ओके, तो अगर इसको हम क्रॉस करें, ओके, सॉरी, ओके, और यहाँ पे जो है ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और आंसर हमारा कुछ ऐसा आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हैप्लॉइड कंटेंट है, और हैप्लॉइड कंटेंट में 1.1 जो है वो मीटर आंसर रहता है। अगर डिप्लॉइड कंटेंट बोला गया होता, यानी कि स्पर्म की जगह पे अगर यहाँ पे जाइगोट बोला गया होता, तो यहाँ पे हो जाता 2n, और इसका हो जाता इंटू 2, यानी कि ये आंसर जो है वो 2.2 मीटर आ सकता था। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन स्पर्म बोला गया है जो कि एक गेमेट है और वो हेप्लॉइड है। तो हेप्लॉइड की वजह से आंसर क्या रहेगा आपका, 1.1। क्लियर हो रहा है सभी को भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ निएंडरथल मैन, डायरेक्ट आंसर है आपका भाई 1400 सीसी। ओके, 900 सीसी किसका था, होमो इरेक्टस का। ओके, 650 सीसी टू 800 सीसी किसका था, हेबिलिस का। ओके, तो ये जो है वो हमारा निएंडरथल मैन है जिसका सबसे ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी मिला है। आगे बढ़ते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ विच ड्रग इज गिवन बिलो। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया है वो पुरानी एनसीईआरटी में कुछ अलग से दिया था, न्यू एनसीईआरटी बुक में कुछ अलग से दिया है। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज का है, मॉर्फिन का है। ओके, ये बात हमेशा याद रखना। आगे बढ़ते हैं। Assassin, the statin produced by the yeast Monoscus purpureus lowered the blood cholesterol, ये करेक्ट है। statin act as by competitively inhibiting, अच्छा, inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol। आई थिंक यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। ओके, पेपर में भी ऐसा ही था, और जिसकी वजह से जो है वो आंसर में इफेक्ट आ रही है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई पहला वाला करेक्ट है। अगर यहाँ पे इनहिबिटिंग होता तो ये वाली लाइन भी करेक्ट थी। ओके, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था, तो आंसर आपका रहेगा ए। क्योंकि बोर्ड वालों ने भी आंसर ए ही दिया है, बट यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक बोलो या कुछ प्रॉब्लम बोलो,
ओके, उसकी वजह से आंसर भाई बी भी आना चाहिए मेरी हिसाब से, कि भाई आर इज रॉन्ग। बट बोर्ड वालों ने आंसर ए दिया है, जो कि बाद में जाके चेंज हो सकता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। ampicillin resistant gene contain the recognition site for which endonuclease in PBR322? ampicillin resistance यहाँ पे PST1 and PVU1। ओके, और दूसरी यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन के लिए ये वाली साइट आपको दी गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which part of tobacco plant is infected by nematode melodyne incognita? ओके, तो कौन सा जो है टोबैको प्लांट जो है उसका पार्ट जो है वो ये निमेटोड जो है वो इन्फेक्ट करेगा, तो रूट को करता है। ओके, और उसको हम कम करने के लिए क्या यूज करते हैं? आरएनएआई टेक्निक का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन फॉर वलहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ? यहाँ पे आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ बोला है, तो ये वाला इक्वेशन रहेगा के माइनस एन डिवाइड बाई के। ओके, अगर आपको बोला गया होता कि भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो ये वाला आंसर करेक्ट था। ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एन क्या है आपका यहाँ पे, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है। और जो है आपका यहाँ पे के दिया है वो क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है। और यहाँ पे आपको स्मॉल आर दिया गया है, वो क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। क्लियर? तो ये वाला जो है आंसर रहेगा आपका सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन लेक, लेक में जो है सबसे नीचे आता है प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो कि फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। algae भी कह सकते हैं, वो भी होती है। ओके, और algae और फाइट वो जो है दोनों प्राइमरी लेवल पे आ गए। ओके, जू प्लैंकटन जो है वो फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे, और उसको कौन खाएंगी? फिश खाएंगी। तो यहाँ पे आपको सेकंड ट्रॉफिक लेवल बोला गया है, तो आंसर क्या है आपका? जू प्लैंकटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन? इन सिटू कंजर्वेशन बोला गया है, यानी कि जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है जहाँ पे रहते हैं वहां पे ही रखना है, एज इट इज। नेचुरल बीटेल। ओके, वहां पे ही रखने का है उसको। तो इन सीटू कंजर्वेशन में हम देखें तो नेचुरल पार्क आता है, बायोस्फीयर रिजर्व आता है, सेंचुरीज आते हैं। यहाँ पे आपको बोला है नोट द पार्ट, यानी कि जूलॉजिकल पार्क में हम क्या करते हैं? उसको उठा के यहाँ से ले आते हैं। जूलॉजिकल पार्क इज नॉट द इन सीटू कंजर्वेशन, उसको हम कह सकते हैं वो क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन है। ओके, तो आंसर क्या रहेगा? जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोलिनेटिंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली? ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है कि ये जो नाम दिए गए हैं वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, ये वाटर की वजह से वाटर पोलिनेटिंग नहीं है पाए। ये याद रखना हमेशा से। ये जो है वाटर की वजह से पोलिनेट नहीं होते, उसके लिए क्या यूज होता है? इंसेक्ट एंड विंड यूज होता है। जो पोटर होगा उसके बाहर इसके फ्लावर प्रेजेंट हो गए। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा? इंसेक्ट आएगा, या फिर विंड की वजह से वो पोलिनेट हो गए। क्लियर हो रहा है? वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली जो है वो प्लांट वाटर में आते हैं, इसीलिए उसको बोला गया है। लेकिन यूज क्या करेंगे वो पोलिनेशन के लिए? इंसेक्ट एंड विंड का। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कि वाटर पोलिनेशन किसमें होता है, तो बोलेंगे वेलिस्नेरिया। ओके, तो एक बार हमेशा याद रखना कि भाई डायरेक्ट नाम से आप वो जो है भ्रमित होके आंसर इंसेक्ट एंड विंड की जगह पे वाटर सिलेक्ट करके मत आ जाना। क्लियर? तो आंसर यहाँ पे आपका रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, एमटीपीज यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज।
ओके, आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग, रिलेटिवली सेफ कब तक होता है, ड्यूरिंग या फिर बिफोर बोलेंगे, तो वो जो होगा 12 वीक से पहले जो है वो सेफ है, उसके बाद जो है हम देखेंगे तो 18 to 24 वीक्स में क्या होगा, हाई रिस्क रहेगा। ओके, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि भाई 12 वीक्स तक ही हम एमटीपी जो है करें तो एकदम सेफ रहता है। ओके, आंसर डी। 31st इन अ गिवन चार्ट विच मेंडेलियन डिसऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे आपको एक पेडिग्री दी गई है जिसके अंदर आपको पूछा गया है कि कौन सा जो है वो प्रेजेंट है इसमें डिसीज। ओके, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये जो चाइल्ड है दोनों को डिजीज है, दोनों में मेल भी है और फीमेल भी प्रेजेंट है। ओके, ये जो फीमेल है उसकी मदर या फादर में से एक डिजीज है, यानी कि एक फीमेल डिजीज है, और उसका जो है एक चाइल्ड भी डिजीज है जो कि एक फीमेल है। यहाँ पे एक पैटर्न बन रही है कि फीमेल टू फीमेल और फिर से फीमेल। ओके, तो हम कह सकते हैं कि भाई इसमें मेल में भी डिजीज है और फीमेल में भी गया है, तो जिसका रीजन क्या कह सकते हैं कि वो एक टाइप का ऑटोजोमल डिजीज होगा। तो यहाँ पे ऑटोजोमल डिजीज जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब देखते हैं डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। ओके, रिसेसिव होगा तो उसने स्किप करा होगा कि एक जनरेशन में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप फर्स्ट जनरेशन, सॉरी पेरेंट जनरेशन में भी है, फर्स्ट जनरेशन में भी है और सेकंड जनरेशन में भी है, तो यहाँ पे स्किपिंग नहीं है। तो क्या आ जाएगा, डोमिनेंट ट्रेट, तो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे हम तो ऑटोजोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ये, तो ये चीज याद रखना कि हमेशा जब भी मेल और फीमेल दोनों ही जो है डिजीज कंडीशन में है, दोनों चाइल्ड को डिजीज हो रहा है, तो वो कैसा होगा, ऑटोजोमल। और उसके बाद अगर कोई एक डिजीज कंडीशन वाला है, उसके पेरेंट में भी कोई डिजीज है और उसके चाइल्ड में भी कोई डिजीज है, तो वो क्या हो गया आपका डोमिनेंट। ओके, अगर स्किपिंग दिख रहा है कि मान लो कि इसमें डिजीज है इसमें नहीं है और फिर इसमें आया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या रहेगा, ए ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्लियर हो रहा है सभी को? आगे चलते हैं। इफ ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 60 मिनट्स, then what would be respective proportion of light and hybrid density DNA molecule? यहाँ पे आपको भाई मिजल्सन एंड स्टाहल भाई का एक एक्सपेरिमेंट दिया गया था। ओके, मिजल्सन एंड स्टाहल भाई का एक्सपेरिमेंट है। ओके, उसने क्या करा था कि भाई सबसे पहले उसने डीएनए और बैक्टीरिया थे कुछ, ओके, इकोलाई को जो है वो 15N15 वाले मीडियम में लॉन्ग टाइम तक रखा था। ओके, जिसकी वजह से उसका डीएनए कैसा हो गया था, हेवी। ओके, अब उसने क्या करा कि उसके बाद जो है वो उसने एक स्ट्रेन उठाई और उसने वो स्ट्रेन जो है वो हैवी वाली थी उसको इनकॉर्पोरेट करा N14 वाले मीडियम में। ओके, और उसके बाद उसने फर्स्ट सैंपल लिया 20 मिनट्स के बाद। ओके, तो वो जो हर बार 20 मिनट के बाद जो है उसने सैंपलिंग लेना रखा कंटिन्यू। ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितने मिनट तक बोला है, 16 मिनट तक बोला है, सॉरी 60 मिनट तक। ओके, तो 3 सैंपल से हमें पता लग सकता है। ओके, देखते हैं कि N14 और N15 का रेशियो यहाँ पे क्या रहता है। हमें बोला गया है लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी, हाइब्रिड यानी कि N14 भी प्रेजेंट होने चाहिए और N15 भी होने चाहिए। इसके लिए हम एक सिंपल सा टेबल बनाएंगे जिसके अंदर आपको बोला गया है, ये पहले इरेज कर लेते हैं। हम्म, चलो, ये टेबल जो अभी बना रहे हैं वो टेबल आप नोट डाउन कर सकते हो और वो एकदम इजी तरीके से याद रखने में आपको हेल्प करेगा। ओके, तो सबसे पहले आपको आएगा यहाँ पे जनरेशन। ओके, उसके बाजू में रहेगा आपका जो है वो टाइम रहेगा। ओके, उसके बाजू में रहेगा सेल के नंबर। ओके, उसके बाजू में रहेगा N14 वाला। ओके, बाजू में रहेंगे N14 15 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओनली 15। ओके,
अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो डीएनए है वो काउंट हम सेल के हिसाब से कर रहे हैं कि मान लो कि सबसे पहले हमने पेरेंटल जनरेशन है तो उसके लिए एक ही सेल लिया था, टाइम उसके 0 हो जाएगा। और वो कैसी थी? 15 ईयरली। ओके, तो ये वाला आपको पता लग रहा है कि भाई ये देखो, ये नहीं है प्रेजेंट, ये नहीं है। ओके, तो 15 वाले ही है। अब क्या हो रहा है? सेकंड जनरेशन आई, सॉरी फर्स्ट जनरेशन आई। ओके, फर्स्ट जनरेशन जो है उसके अंदर टाइम हमें कितना लगा? 20 मिनट। सेल एक से कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। लेकिन उसमें 14 वाला डायरेक्ट नहीं आएगा। ओके, वो हाइब्रिड डीएनए बना रहा है, तो एक स्ट्रैंड हाइब्रिड डीएनए की रहेगी और एक स्ट्रैंड जो है, यानी कि एक सेल जो रहेगा वो पुराना वाला रहेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड जनरेशन आई। ओके, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ? नहीं सॉरी, इसमें गलती से मैंने 15 बोल दिया। ओके, 15 वाला जो है वो 0 हो जाएगा और दोनों जो स्ट्रैंड हमें मिलेगी वो हाइब्रिड वाली मिलेगी। ओके, सेकंड जनरेशन अगर देखें हम यहाँ पे, तो और 20 मिनट जाएंगे, यानी कि टोटल इसके कितने मिनट हो गए? 40 मिनट हो गए। और सेल दो से कितने हो गए हैं? चार हो गए हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास तो यही बचा था, तो ये जो है इसमें से कॉपी होके दो नए डीएनए बने, यानी कि 14 वाले नए मिले। और ये कंटिन्यूस अब 0 चलेगा, तो लास्ट तक हम जितने भी काउंट करें वो 0 ही रहेगा। थर्ड जनरेशन आई, 20 मिनट और बढ़ी। ओके, सेल चार से कितने हो गए? चार से सीधे हो गए 8। ओके, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 14 15 जो है वो अब कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आप चाहे कितनी भी जनरेशन ले लीजिए, वो कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे अगर टोटल सेल 8 है तो यहाँ पे 14 15 वाले दो सेल मिले हैं, तो बाकी कितने बचे? 6। फोर्थ जनरेशन अगर देखें तो यहाँ पे 20 मिनट और ऐड करेंगे। ओके, तो ये इसको हम ऐसे तरीके से लिखने की जगह हम ऐसे लिखे 40 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट। ओके, और सेल कितने हो गए? 16। और यहाँ पे जो है वो 14 आएगा। यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन 100 मिनट, सेल कितने हो जाएंगे? 32। और यहाँ पे हमें 30 मिलेंगे। तो हमें यहाँ पे रेशियो एक दिखने को मिल रहा है कि भाई देखो, 0 1 0। देखिए रेशियो क्या है? 0 0 1 0 1 0। यहाँ पे थर्ड वाले में रेशियो क्या आएगा? थर्ड वाले में रेशियो आएगा 1 1 0। ओके, फोर्थ वाले में क्या रेशियो आएगा आपका? जो कि 6 2 एंड 0 है, तो क्या आ जाएगा? 3:1:0। ओके, फोर्थ जनरेशन में क्या आएगा? 14 × 2, यानी कि 7 × 1 × 0। ओके, फिर आता है 30, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 × 1 × 0। ओके, तो इस तरीके से आपको आगे कंटिन्यूस मिलते रहेंगे। ओके, तो इस टेबल को आप प्लीज थोड़ा ढंग से लिख लेना और नोट डाउन कर लेना। इसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ रहेगा। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, और 16 × 2 32। ओके, यहाँ पे जो बढ़ेगा वो यहाँ पे 4 आएगा, डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है। ओके, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 8, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 16, यहाँ पे क्या होगा? 32। तो ये वाला जो नंबर है वो डायरेक्टली इंक्रीज करेंगे आप तो भी सीधा आंसर मिलता रहेगा आपको। ओके, लेकिन रेशियो अगर पूछा जाए तो रेशियो में आप हमेशा याद रखना कि इस फॉर्म में रेशियो रहता है। ओके, तो आपको याद रखने हैं ये 6 पॉइंट। ओके, 6 या 7 पॉइंट बोलेंगे हम। ये ये चीजें आप भूलना नहीं है। क्लियर? ये सबको क्लियर हो गया कैसे है? ओके, तो इसमें आंसर आपको क्या देना है कि भाई थर्ड यानी कि 60 मिनट के बाद क्या मिलेगा हमें? 6 × 2 × 0, यानी कि आंसर क्या रहेगा? 3 × 1 × 0। तो आंसर रहेगा आपका बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 33, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज नोन एज सल्टेशन। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो ये चीज जो बोली थी वो हमारे भाई थे ह्यूगो द ब्रिस। ओके, तो ये जो चीज है ह्यूगो द ब्रिस ने बोली है। ओके, तो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन है नहीं। आगे चलते हैं। विच फंगस इज टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ
माइकोराइजा, माइकोराइजा में जो है फंगस एसोसिएशन में कौन सी रहती है? ग्लोमस। ओके, ग्लोमस जो है वो माइकोराइजा में फंगल एसोसिएशन बनाने में हेल्प करती है, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में पाए जाते हैं। ओके, राइजोपस, मोलस्कस और म्यूकर, उनका इसमें कोई रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 35th क्वेश्चन, which chemical is utilized during the isolation of DNA at the end of the precipitation? ओके, तो आइसोलेशन करना है, अगर हमने टेस्ट ट्यूब में डीएनए जो है वो आइसोलेट करना है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है डीएनए हमने आइसोलेट करने के लिए भरा है। ओके, अंदर लिक्विड भरा है ये, तो उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? चिल्ड इथेनॉल, जिसकी वजह से जो है वो डीएनए जो है वो क्लाउडी फॉर्म में ऊपर आ जाएगा। क्लियर? और नीचे जो है वो सब चीजें डिब्रीज जो है वो बैठी रहेगी। क्लियर है? तो ये जो डीएनए है उसको हम फिर फोर्सेप की मदद से उसका स्पूलिंग कर सकते हैं, चिल्ड इथेनॉल। आगे चलते हैं। इन मेच्योर इंसुलिन चेन ए एंड चेन बी इंटरलिंक बाय विच बॉन्ड? अब यहाँ पे हमें पता है कि भाई ये इंसुलिन है अगर, ओके, तो इंसुलिन का कुछ पार्ट है, मान लो कि इतना पार्ट है, वो क्या है? ए है, बीच वाला पार्ट है वो सी है, और लास्ट वाला पार्ट है वो बी है। अब हम यहाँ पे मैच्योर इंसुलिन, ये क्या है? प्री मैच्योर है। ओके, अब मैच्योर इंसुलिन के लिए क्या करना होगा? ए पार्ट को प्लस बी पार्ट को हमें ज्वाइन करना होगा, तो वो किस बॉन्ड से होगा? उन दोनों के बीच में क्या आएगा? डाई सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओके, वो बनाना पड़ेगा, और उसकी वजह से जो है हमें मैच्योर इंसुलिन मिलेगा। 37, once in a habitat there are 80 cheetahs present। ओके, देख लेते हैं। चलो भाई, हमें यहाँ पे दिया गया है एन टी कितना है? 80। ओके, अब देखते हैं आगे। फिर बर्थ रेट कितने हैं? बर्थ भाई 4 हो रहे हैं। डेथ रेट कितने हैं? 2 है। न्यू एडेड बाय इमिग्रेशन, इमिग्रेशन क्या हो रहा है? 6 का हो रहा है, और यहाँ पे इमिग्रेशन जो है वो 3 का हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे एक अपने को जो है वो फॉर्मूला दिया गया था। ओके, फॉर्मूला देखते हैं। एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू एन टी, ओके, प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। यानी कि यहाँ पे बोला गया है बर्थ, जो बर्थ रेशियो है वो डालते हैं इधर, यहाँ पे रहेगा इमिग्रेशन, यहाँ पे डेथ रेट, और यहाँ पे इमिग्रेशन। तो हमारे पास सब डेटा अवेलेबल है। देखते हैं, हमें ये पूछा गया है। ओके, तो 80 थे हमारे पास। बी कितना है? 4। आई कितना है? 6। डी प्लस ई कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3। सिंपल सा आंसर आ रहा है, डायरेक्टली हम देखेंगे 10 माइनस 5। ओके, 80 प्लस 5 इज इक्वल टू 85। ओके, तो आंसर क्या रहेगा? 85 रहेगा। क्लियर हो रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन? यानी कि उसको बोलेंगे पी ए आर इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। अब देखो, सन जो है वो सोलर लाइट जो है हमारे ऊपर डालता है, यानी कि अर्थ पे उसकी लाइट आती है। ओके, जिसके अंदर वो होती है 100%, लेकिन उसमें से 50% लाइट ही फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल है। फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल लाइट कितनी है? सिर्फ 15%, और उससे भी कम बोल सकते हैं। ओके, और उस लाइट का जो है हम यूज कितना करते हैं? लेस देन 2 to 10% ही यूज करते हैं। ओके, यूज इन एक्चुअल। तो हम यहाँ पे आंसर पूछा गया कि भाई कितनी इंसिडेंट लाइट जो है उसके अंदर पीएआर रेडिएशन होता है, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन किसमें कितना होता है? लेस देन 50%। ओके, और उसमें भी हम 2 to 10% ही यूज करते हैं, बाकी का तो वेस्ट हो जाता है।
ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका आना चाहिए 15%। लेकिन बोर्ड वालों ने क्या करा है, दोनों आंसर कंसिडर करे हैं, 2 to 10% एंड 50%। अब पता नहीं उन्होंने क्या मतलब सोच के दोनों आंसर कंसिडर करे, लेकिन आंसर आपका रहेगा सी ही। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरलिस्ट एस्टेब्लिश्ड स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है कि जैसे जैसे एरिया जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, वैसे वैसे क्या होगा, स्पीसीज जो है उसकी रिचनेस बढ़ेगी। ओके, लेकिन अप टू अ लिमिट। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या रहेगा, एलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। ओके, तो ये जो है, ये पॉल एरलिच पाई जो है वो रिवेट पोपर हाइपोथेसिस वाला पाई है, तो ये आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इमेस्कुलेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावर वाले प्लांट है। ओके, फ्लावर वाले प्लांट है। ओके, ये लाइन क्रॉस हो जाती है। ओके, जिसके अंदर फ्लावर है प्रेजेंट, वो हो गए एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावर बेरिंग। ओके, तो फ्लावर बेरिंग प्लांट के अंदर जो है वो हम इमेस्कुलेशन क्यों करते हैं। इमेस्कुलेशन जो है वो रिमूवल ऑफ एंथर होता है, जो कि अगर प्लांट के ऊपर, सेम प्लांट के ऊपर दो फ्लावर है और दोनों फ्लावर में से कोई एक फ्लावर जो है वो मेल है और दूसरा फीमेल है। ओके, उस कंडीशन पे ये मेल फ्लावर डायरेक्टली इसके ऊपर जो है अपना पोलन ग्रेन जो है वो वहां पे स्प्रेड करेगा, तो उसकी वजह से हमें जो है डिजायर्ड जो है वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। तो डिजायर्ड क्वालिटी के लिए हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो ये जो फ्लावर होगा उसका हम एंथर उसको रिमूव कर देंगे बिफोर डेhiscence, यानी कि बिफोर रिलीजिंग पोलन। क्लियर? ये क्लियर हो रहा है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच प्रोसेस स्पर्म इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू ओवम। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। ए आई दिया है यहाँ पे आपको, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि स्पर्म लेंगे और उसको जो है वो यूटेरस या फिर वजाइना में एंटर करवाएंगे। ओके, जिफ्ट होता है वो जो है वो क्या होता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। ओके, ट्रांसफर इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, यानी कि जाइगोट बाहर बनेगा। ओके, आईवीएफ में बनेगा और वहां से जाके आपको इंट्राफेलोपियन ट्यूब को ट्रांसफर कर देंगे। आईसीएसआई क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और क्या रहेगा, गिफ्ट, यानी कि गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। क्लियर? यहाँ पे गेमेट्स जो है वो पास करेंगे, यहाँ पे जो है वो साइटोप्लाज्म में स्पर्म इंजेक्ट होगा डायरेक्टली किसके साइटोप्लाज्म में, ओवम के। तो यहाँ पे एक जो है वो माइक्रोपाइपेट के थ्रू ओवम को पकड़ा जाएगा और उसके अंदर जो है वो डायरेक्टली स्पर्म को हैंडल करके इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ये कब करवाते हैं, जब स्पर्म जो है वो नॉन वायबल या फिर लेस वायबल हो तब ये करवाते हैं। ओके, तो बाकी इसमें फर्टिलिटी जो है वो श्योरिटी के साथ हमें मिले। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ विच आरएनए। अब यहाँ पे हमें तीन टाइप के आरएनए देखने को मिलेंगे। आरएनए पॉलीमरेज 1, सॉरी, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो किसके लिए यूज होता है, आर आरएनए के लिए बनेगा
ओके। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो क्या चीज करेगा, तो कि एचएनआरएनए बनाएगा, जो कि बाद में जाके एमआरएनए बनेगा। ओके। और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो किसके लिए होता है, टीआरएनए बनाता है, 5 एस आरआरएनए बनाता है। ओके। यहाँ पे थोड़ी लिखने में मिस्टेक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, 5 एस आरआरएनए। ओके। दूसरा क्या बनाएगा ये, एसएनआरएनए बनाएगा। यहाँ पे आरआरएनए बनता है जो 1 के द्वारा, वो क्या क्या बन सकता है, 28 एस बनेगा। ओके। दूसरा 18 एस बनेगा, और तीसरा 5.8 एस बनेगा। ओके। तो वो आरआरएनए के सब यूनिट से, ओके, वो सब चीजें बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग आरएनए पॉलीमरेज 3, और 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे टीआरएनए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, इन अ पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एम, कैपिटल एम अलील इज 0.8, यहाँ पे लिखा है कैपिटल एम इज इक्वल टू 0.8, तो कैलकुलेट द होमोलोगस रिसेसिव अलील इन दैट पॉपुलेशन। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एक जो है फॉर्मूला है, एम स्क्वेयर प्लस 2 एम, 2mn प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। लेकिन इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आंसर आना मुश्किल है, हमें आंसर इस फॉर्मूले से मिलेगा। अब यहाँ पे हम सभी को पता है कि भाई P प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। या फिर यहाँ पे M प्लस N लिख ले तो 1 होता है। ओके। तो यहाँ पे M जो दिया है वो 8 है, और 0.8, ओके, वो 0.8 प्लस N इज इक्वल टू 1। तो एन को अगर देखना है तो 1 - 0.8 जो कि क्या होता है, 0.2। हमें यहाँ पे परसेंटेज में आंसर मांगा है, तो एन तो मिल गया, चलो एन क्या मिला हमें, 0.2 मिला है। ओके। तो हम यहाँ पे अगर ऐसा देखें तो एम के परसेंटेज अगर निकालने हैं तो एम स्क्वायर देखना पड़ेगा। ओके। एम स्क्वायर क्या होता है, हमेशा जोड़ी में होते हैं अली। ओके। तो एम स्क्वायर क्या होगा, 0.64, और एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.4। ओके। क्लियर हो रहा है ये सबको, सॉरी ये जो होगा 0.04 हो जाएगा। ओके। तो ये जो है इन दोनों का स्क्वायर जो है वो बनाने से हमें आंसर मिलता है। ओके। अब इसके अंदर जो है हम इसका परसेंटेज वाइज देखें। ओके। तो ये जो हो गए 64%, और ये जो हो गया 4%। ओके। तो ये डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे आंसर हमें होमोलोगस रिसेसिव बोला गया है। तो इसके अंदर होमोलोगस रिसेसिव का जो है वो परसेंटेज 4% है। बाकी आप इसके अंदर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके इसका भी पता लगा सकते हैं क्या होगा इसका, चलो देखते हैं। आ, अब यहाँ पे टोटल 100% होता है, 100 में से हमें 68% मिल गया है। तो 100 में से डायरेक्ट माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 32%, जो कि इसका रहेगा 2mn का रहेगा। क्लियर। और एन स्क्वायर का कितना रहेगा, 0.04 यानी कि 4%, और एम स्क्वायर यानी कि कैपिटल एम और स्मॉल एम का इतना रहेगा। ओके। आगे बढ़ते हैं। विच बायोएक्टिव मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है वो स्पोरम स्पोरेन। ओके। तो डायरेक्ट आंसर है इसमें, which metals are used in gene gun for the insertion of alien DNA in a competent host, gold and tungsten। तो उसके अंदर जो है गोल्ड एंड टंगस्टन के पार्टिकल होते हैं, उसके ऊपर डीएनए को रैप करा जाता है, और फिर उसको बोम्बार्ड करा जाता है सेल के ऊपर, जो कि टारगेटेड सेल है, और उसके अंदर फिर ये एंटर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन विच डिजीज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज टू ट्रीट एम्फीसेमा, इसके अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज होता है।
इंडिया इज अ कंट्री ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज पीपल, यहाँ पे बोला गया है कि प्री रिप्रोडक्टिव एज जो है वो ज्यादा लोग प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड फॉर इंडियन कंडीशन? ओके, तो हम देखें कि प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो ज्यादा है, तो ऑब्वियसली प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि बेस जो है वो कैसा होगा, बड़ा होगा। उसके बाद जो है रिप्रोडक्टिव आएंगे। ओके, और बाद में पोस्ट रिप्रोडक्टिव आएंगे। ओके, तो ये कंडीशन क्या हो गई, एक्सपांडिंग, क्योंकि ये आगे जाके क्या होगा इसमें, ग्रोथ जो है वो कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल या फिर एक्सपांडिंग बोलेंगे। ओके, तो ये पिरामिड एक्सपांडिंग के लिए बना है। ओके, और आंसर आपका रहेगा डी। डेट्रिटस फूड चेन बिगिन फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है डेट्रिटस फूड चेन, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ओके, तो डेट्रिटस यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से वो स्टार्ट होगा। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग थैलेमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है तो उसको बोलते हैं हम फॉल्स फ्रूट। ओके, रेगुलर फ्रूट जो होते हैं उसके अंदर ट्रू फ्रूट में जो है ओवरी जो है वो बनती है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ओके, लेकिन यहाँ पे थैलेमस जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट, और जिसके एग्जाम्पल्स जो है वो आपको दिए गए हैं इधर पे। ओके, उसके में से आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है स्ट्रॉबेरी। ओके, जनरली क्या क्या आएंगे उसके एग्जाम्पल में, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशू। ओके, यानी कि काजू। ओके, तो ये सब क्या है, फल्स फ्रूट के एग्जाम्पल, उसमें से स्ट्रॉबेरी आपको दिया गया है जो कि थैलेमस में से बनता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, इन वेसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज कट फॉर द स्टरिलाइजेशन। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो है वास डिफरेंस को कट करते हैं। यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है और यहाँ से जो है वासा एफरेंसिया बाहर निकलेगी, और वो बाहर दूर जाके क्या बनेगी, वास डिफरेंस। ओके, तो दोनों टेस्टिस से ऐसे बाहर आके वो वास्ट डिफरेंस जो है इसमें से किसी भी वास्ट डिफरेंस को कट कर सकते हैं या फिर दोनों को भी कट कर देंगे। ओके, जिसकी वजह से यहाँ से स्पर्म जो है वो बाहर नहीं आएगा और यहाँ से इजेक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, तो वास्ट डिफरेंस को कट करके उसको बेंड कर देते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज का यहाँ पे जो है वो पेपर सॉल्यूशन खत्म हुआ। नेक्स्ट पेपर का जो है पार्ट 2 है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर डाउट है या फिर आपको कोई सपोर्ट चाहिए क्योंकि बायोलॉजी के एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो आप इस ईमेल आईडी पे और फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, हम आपके लिए ज़रूर हेल्प करने के लिए रेडी है। ओके, तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।